हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के 2018 23 दिसंबर को दूसरी पाली में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस हिंदी विषय में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग टोटल 3 जो पेपर हैं वो प्रीवियस ईयर के 3 पेपरों को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना इसका अर्थ होता है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें। हथियार डाल देना यानी कि लोग कहते हैं कि उसने तो अपने हथियार डाल दी, यानी कि उसने पहले से ही हार मान ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमड़ी चाय पर दमड़ी ना जाए। इसका अर्थ होता है कि बहुत कंजूसी करना या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। आपने सुना होगा लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, लोग कहते हैं उनके लिए कि इनकी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी फिर भी ना जाए, अर्थात कि वो बहुत कंजूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से वो चीज़ एक्सप्लेन की है कि कहाँ पर सरल वाक्य होगा, कहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा और कहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। अगर इन तीनों वाक्यों में कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो आप लोग उसको किस तरीके से चुटकी में ही फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि इसमें अभी आगे कोई बात कहनी है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसको आधे में पढ़ने पे आपको लगेगा अभी कुछ आगे कहना है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, उसने मान लिया कि। अब मैं यहाँ पर रुक गई कि उसने मान लिया कि। अब आपके दिमाग में एक तुरंत आएगा कि आगे कोई बात अभी कहनी बाकी है, दोस्त उसका है, ये आगे की बात है। तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आधा पढ़ने पर हमको मालूम चलता है कि इसके आगे भी अभी कोई बात कहनी बाकी है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो मिश्र वाक्य उदाहरण होते हैं। इसका एक हिंट ये भी रहती है जो कि इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो इसके बीच में लगे होते हैं। संयुक्त वाक्य का मैंने क्या बताया था कि दो जो सरल वाक्य हैं आपस में मिलते हैं और उनसे एक संपूर्ण वाक्य बनता है, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि दो सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य की रचना करते हैं। कोई भी वाक्य पढ़ने पर, आधा वाक्य पढ़ने पर आपको ऐसा लगे अभी कोई बात इसमें कही जानी बाकी है, वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और सरल वाक्य आप लोग पहचान ही लेंगे, जैसे कि ऑप्शन बी में है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लीजिए, मेरा मित्र आया, ये एक सरल वाक्य हो गया, हम दोनों सैर करने चल पड़े, ये दूसरा सरल वाक्य हो गया और इन दोनों को जोड़ा किसने, और ने। तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य का जो एक तरीके से हिंट है कि किस तरीके से आप पहचानेंगे, उसकी ट्रिक क्या है। तो इसमें और, तथा, एवं, क्योंकि इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो बीच में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। तो देखिए, वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया, तो इसका जो सरल वाक्य होगा वो इस तरीके से होगा कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। यह बिल्कुल एक सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला वाक्य पढ़िए, वे अनेक विषय के ज्ञाता हैं। तो ये अशुद्ध है। वे अनेक मतलब एक से ज़्यादा, तो विषय क्या होगा, विषय यहाँ पे या कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक वचन में प्रयोग किया गया है, सिंगल है ये। तो इसको आप किस तरीके से यूज करेंगे कि वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे, विषय नहीं विषयों होगा तब ये वाक्य शुद्ध होगा। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, इस समय 4 बजे हैं, बिल्कुल सही है, इस समय 4 बजे, यही आपका शुद्ध वाक्य है। तीसरा अगर शुद्ध वाक्य होता तो किस तरीके से होता, लिखा है सब लोग अपनी राय दें। तो देखिए इसमें क्या आ गया, सब भी आ गया, लोग भी आ गया। या तो होता लोग अपनी राय दें या फिर होता सब अपनी राय दें, तब ये शुद्ध होता। सब लोग एक साथ कभी यूज नहीं होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा हो कि बशर्ते या फिर दरअसल, इस तरीके से सेंटेंस लिखा हो कि दरअसल, असल में बात यह है कि हम वहाँ नहीं गए, तो दरअसल का मतलब भी होता है असल में या फिर रियल में।
तो ध्यान रखिए, दरअसल के साथ कभी भी असल में इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे वाक्य गलत होते हैं। कहीं पे ये लिखा हो बशर्ते, शर्त यह है कि आपको इतने रुपए देने होंगे, तो बशर्ते का अर्थ ही होता है कि ये शर्त है। तो बशर्ते के साथ कभी भी शर्त है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी तो वो वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें, इन दोनों से कई बार ऑप्शंस आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। चौथा जो ऑप्शन है डी है, अगर इसको शुद्ध बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? लिखा है आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो आंसू क्या है? एक वचन को ये दिखा रहा है। अगर इसको सही बनाना है तो क्या लिखेंगे? आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुनिए। वाच्यों को मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। कर्म वाच्य वाला वाक्य कौन सा होगा? कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अगला क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? परसर्ग का अर्थ मैंने आपको बताया था, परसर्ग का अर्थ होता है कि कारक चिन्ह। तो अब कारक चिन्ह लिख के नहीं आता है, कारक चिन्ह की जगह पे परसर्ग का इस्तेमाल होता है। तो परसर्ग का जो अर्थ है वो आप लोग जान लीजिए। परसर्ग का अर्थ होता है कि कारक चिन्ह। तो के से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकीरे रारीरे अधिकरण में पर ऊपर। तो ये इनके कारक चिन्ह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो वह मुझसे अलग रहता है, तो मुझसे क्या यहाँ पर दर्शाता है? अलग होना दर्शाता है। और जहाँ पर अलग होता है, अलगाव होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मैंने आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किस तरीके से पहचानना है इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताई थी कि जो भी शब्द दिए हों उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। देश अच्छा होता है, नगर बड़ा है, द्वीप छोटा है, लेकिन झील जो होती है वो गहरी होती है या लंबी होती है। कभी झील गहरा या लंबा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसी में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो देखिए, कथा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? कथाएं। लता एक वचन है, लताएं। कुटी एक वचन है, कुटियाँ। लेकिन सरसों जो है वो आपका एक वचन में भी सरसों होगा, बहुवचन में भी सरसों होगा। सरसों पक गई है, तो सरसों का केवल एक मात्र पेड़ नहीं पकेगा, सारे पेड़ में जो सरसों के फूल होंगे वो पक जाएंगे। तो सरसों जो होता है वो दोनों वचनों में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही है। वचन को भी आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, तो आपका कभी भी ये आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो देखिए, बे गए, ये कैसा है? ये भूतकाल है। और भूतकाल का कौन सा है काल? तो ये भूतकाल का भेद है, सामान्य भूतकाल। वे खा रहे थे, वे खा रहे थे, जब हम आए तब वे खा रहे थे। तो इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है? कि वे खा रहे थे, लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो खा चुके होंगे या अभी भी खा रहे होंगे, यानी कि अभी जो वाक्य है वो अपूर्ण है। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, रहा थे, रहे थे, इस टाइप के वाक्य जो होते हैं वो अपूर्ण के अंतर्गत आते हैं। अपूर्ण इसका भूतकाल होगा। अगर यहाँ पे होता रहा है, रही है, वे खा रहे हैं, खा रहा है, यानी कि अभी भी कार्य कंटिन्यू चल रहा है, हम नहीं बता सकते कि वो खा चुके हैं, खा रहे हैं। तो जहाँ पर रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, वो हमेशा अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं या फिर अपूर्ण वर्तमान के उदाहरण होते हैं। वे आए थे, तो ये भी आपका किस में जाएगा? ये आपका जाएगा पूर्ण भूतकाल में, यानी कि वे आए थे और आकर चले गए। तो ये हम कंफर्म बता सकते हैं वो आए तो थे और आके जा भी चुके हैं। तो ये आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे सोकर उठे हैं, तो ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोगों को काल को डिटेल में पढ़ना हो और इनकी शॉर्ट ट्रिक सीखनी हो कि काल को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तीनों कालों में जितने भी भेद रहते हैं उन सबको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूंगी, जिससे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन काल से आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अगर आप लोगों को काल की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको काल की एक वीडियो बना करके और काफ़ी कम समय में और अच्छे तरीके से समझा देंगे उसको। तो आप लोग कमेंट करिए, अगर आप लोगों को काल पढ़ना हो तो हम उसकी वीडियो भी आप लोगों को बता देंगे, पढ़ा देंगे। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? तो निपात मैंने आपको बताया था,
निपात ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी वाक्य में बल प्रदान करते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन देखिए ठीक। आपने देखा होगा कि उनका मकान उस गली के ठीक सामने है। अगर हम इसको बोलते हैं कि उनका मकान गली के सामने है तब भी उसका वही अर्थ निकलता। यहाँ पे मैंने बोल दिया उनका मकान गली के ठीक सामने है तब भी अर्थ वही है। लेकिन इस ठीक ने क्या किया, इस ठीक ने उस वाक्य में बल प्रदान किया, उस पर जोर दिया, तो ये ठीक जो है वही आपका निपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो देखिए ऐसा शब्द आपको बताना है जिसका प्रयोग गलत तरीके से किया गया है। उसने आसन ग्रहण किया, बिल्कुल सही है, आसन ग्रहण किया जाता है। आज बेहद गर्मी है, बिल्कुल सही है। उसकी जन्मतिथि क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पूजनीय पिताजी आ गए, ये गलत है। क्या होगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पर हम लोग यूज करेंगे कि आदरणीय पिताजी आ गए। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 343 अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इसका उचित अनुवाद होगा द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में वे रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका उचित हिंदी अनुवाद होगा कि आवेदन जो है वो अस्वीकृत किया जाए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। तो व्यक्तिगत पत्र यानी कि जो हम लोग अपने सगे संबंधियों को देते हैं, अपने पर्सनल उसमें कोई बात लिखते हैं, तो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत क्या आएगा। मित्र को जब आप कोई भी पत्र लिखेंगे तो उसमें अपनी व्यक्तिगत बातें लिखेंगे, हालचाल पूछेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। व्यापारिक बातों से संबंधित जो पत्र होते हैं वो व्यापारिक पत्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए पत्र की विशेषता संक्षिप्तता भी है कि संक्षिप्त होना चाहिए, क्रमबद्धता भी है कि उसमें क्रम होना चाहिए, और विनयशीलता भी है कि यानी कि विनयशील शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन प्रेषक जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। प्रेषक एक पत्र का भेद है या फिर उसका अंग है। प्रेषक कब डालते हैं, तो हम लोग साइड में डालते हैं प्रेषक, यानी कि जो पत्र भेजता है उसका नाम प्रेषक में डाला जाता है। तो ये एक पत्र का अंग है या फिर भेद है। अगला देखते हैं, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो गंदगी की समस्या है तो आप लोग नगरपालिका जो अध्यक्ष है उसको शिकायत ही करेंगे कि हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में इस तरीके की गंदगी हो रही है। तो ये पत्र क्या कहलाएगा, ये पत्र जो होगा वो शिकायती पत्र कहलाएगा। आवेदन पत्र तब दिया जाता है जब हम कहीं पे किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, वो आवेदन पत्र कहलाता है। व्यापार से संबंधित पत्र जो होते हैं व्यापारिक पत्र होते हैं, और एप्लीकेशन पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र वो होते हैं जो कि हम स्कूल में देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इसमें प्रार्थना करते हैं छुट्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए दीर्घ स्वर आप लोग जानते हैं, आ है, ई है, ऊ है, दीर्घ स्वर है। लेकिन जो ओ है ये आपका आता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका जो सी ऑप्शन में है, अध्ययन, बिल्कुल इसी तरीके से सही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। फिर से शुद्ध वर्तनी आया, तो ऑप्शन नंबर बी में उत्तरदायी जिस तरीके से लिखा है वही आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संधियाँ 3 प्रकार की होती, निम्नलिखित में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो मैंने आपको बताया था स्वर संधि होती, व्यंजन संधि होती, विषयक संधि होती, लेकिन अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो विद्यालय जो है आपका वो स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देश के लिए भक्ति, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। देशभक्ति इस तरीके से लिखा जाता है। अब भी भाव समास के लिए मैंने आपको बताया था, जहाँ पर पहले कोई उपसर्ग आ जाए या फिर एक तरीके से बोले जाने वाले शब्द जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे,
इस सब टाइप के जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ये किसी भी समास का जो पहला पद होता है वो अगर उपसर्ग है, जैसे कि यथासंभव, यथाशक्ति, अनुक्रम, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते जबकि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ आप लोग जानते हैं, द्वंद्व का अर्थ होता है किसी भी चीज में कोई भी द्वंद्व उत्पन्न होना। और द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? हमेशा दो लोगों के बीच में उत्पन्न होता है। तो द्वंद्व समास कहाँ पर आता है? इसके साथ इसकी एक पहचान होती है कि इसमें बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है, या तो लगा होगा या फिर इसका लोप होगा, जैसे कि माता पिता, रात दिन, राजा रानी, इस टाइप की चीज़ें जो होती है वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगी। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों को हिंदी की टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करिए। इसी तरीके से सरल भाषा में जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आए और कम समय में मैं आप लोगों को टॉपिक समझाऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको टॉपिक वाइज हिंदी की वीडियोज भी प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो 5 वर्णों का समूह, जहाँ पर किसी भी समास में संख्या का भेद हो या फिर संख्यावाचक जो समास होता है वो आपका द्विगु समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। बाकी बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास को अभी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी में जो उपसर्ग है वो अधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी उपसर्ग और प्रत्यय छांटने हो तो हमेशा जो मूल शब्द है उसको अलग कर लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप उससे अलग हो जाएगा। अब पहला आप ऑप्शन देखिए, कथ में आ लगा है तो ये अकथ बना है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। भेद में आ उपसर्ग लगा है, चूक में आ उपसर्ग लगा है। लेकिन अगर हम आ अनुज में से हटा लेंगे तो क्या निज का कोई भी अर्थ है? नुज का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही है कि अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? इसमें भी आपको बताना है। तो शेर से बना शेरनी, मोर से बना मोरनी, नौकर से बना नौकरानी, लेकिन इसमें क्या है? आनी प्रत्यय है, नी प्रत्यय नहीं है। अगला क्या है? कुट से बना नी कुटनी। तो इस तरीके से नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं है, आनी प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये आपको बताना है। तो कपाट तत्सम है, कीटक भी आपका तत्सम है और कुंभकार भी आपका तत्सम है। लेकिन कूची जो है वो आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा कूर्चिका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है और आपको तद्भव बताना है। पक्ष जो है वो आपका तत्सम है, पक्षी भी आपका तत्सम है और पतन भी आपका तत्सम है। लेकिन पत्ता का तद्भव क्या होगा? तो पत्ता का तद्भव होगा पत्र या फिर पर्ण। पत्ता जो है वो आपका तद्भव है और इसका तत्सम होगा पत्र या फिर पर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? फिर से आपको तत्सम बताना है। तो यहाँ पर आपको जो शोभन लिखा है वही आपका तत्सम है। शोभन का अर्थ होता है सोंठ। शोभन को तद्भव में बोलेंगे सोंठ। 16 की बात करें तो 16 का तत्सम होगा षोडश, सोता का तत्सम होगा श्रोता और सोना का तत्सम आप लोग जानते हैं क्षण होगा। तो शोभन आपका तत्सम रूप है, इसका जो तद्भव होगा वो सोंठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें गलत है यौगिक। यौगिक आपको उत्पत्ति के आधार पर भेद के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ये आपको बताना है। सभा समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी एक समूहवाचक संज्ञा है और भीड़ भी एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी समूह से ही बनेंगी। कक्षा किसी एक बच्चे से नहीं बन जाएगी, बहुत सारे बच्चे मिलकर के कक्षा बनाएंगे। सभा किसी एक इंसान से या फिर एक मनुष्य से नहीं लगती, कई सारे मनुष्य जब या फिर लोग मिलते तो सभा का आयोजन होता है।
उसी तरीके से भीड़ केवल एक पर्सन नहीं लगाएगा, कई सारे लोग होंगे तभी भीड़ लगेगी। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? समूह के एग्जाम्पल है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन दौड़ या फिर दौड़ना क्या है? तो ये आपकी क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा आपका दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो मैंने कल आप लोगों को सर्वनाम के सारे भेद काफ़ी अच्छी तरीके से बताए थे। जब भी आप, स्वयं, मैं, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो मैंने कल आपको बताया था कि ये आपका आएगा परिमाणवाचक के अंतर्गत। और परिमाणवाचक में भी भेद होते हैं, संख्यावाची और निश्चित या फिर अनिश्चित। तो निश्चित में आपका क्या आएगा कि जैसे कि 1 लीटर 2 लीटर, यानी कि मात्रा निश्चित है। लेकिन जब मात्रा निश्चित नहीं होती तो हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा सा, कम या अधिक। तो ये अनिश्चयवाचक परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा या अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक का मैंने आपको बताया था जहाँ पर संख्याओं का प्रयोग हो। संकेतवाचक मैंने आपको बताया सार्वनामिक विशेषण होता है। और गुणवाचक के अंतर्गत मैंने बताया था कि जहाँ पर गुणों की बात की जाए, काला, हरा, गोरा, नीला, पीला, इस टाइप की चीज़ें गुणवाचक के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो जो वहाँ है यही आपका अव्यय शब्द है। अव्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि अव्यय में किसी प्रकार का लिंग, वचन, कारक, इन सब का जो असर है वो नहीं पड़ता है। वहाँ जो है वो स्त्रीलिंग में भी उसी तरीके से प्रयोग होगा जिस तरीके से पुल्लिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ होकर आई हूँ, अगर मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी मैं वहाँ होकर आई हूँ। अगर कोई भी लड़का इस बात को बोलेगा तो वो भी बोलेगा मैं वहाँ होकर आया हूँ। तो इन लिंग के परिवर्तन से क्या वहाँ पर कोई भी प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो वहाँ पर अव्यय सही कौन सा है? वहाँ जो है वही सही अव्यय है। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो जो भर है आपका वो अव्यय शब्द है। उसने कटोरा भर दूध पिया, या श्याम ने कटोरा भर दूध पिया, राधा ने कटोरा भर दूध पिया। तो क्या श्याम या फिर राधा से भर में कोई भी परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा है। भर जो है वो स्त्रीलिंग के साथ भी उसी तरीके से प्रयोग हुआ और पुल्लिंग के साथ भी उसी तरीके से प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा अनाथ का पर्यायवाची है, यतीम अनाथ का पर्यायवाची है, निराश्रित भी अनाथ का पर्यायवाची, लेकिन अनाड़ी जो है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचित्र का पर्यायवाची क्या है? तो विचित्र का पर्यायवाची होता है विलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर ए सही है। खाली स्थान को कोई नहीं टाल सकता। तो सब लोग क्या कहते हैं? नियत या फिर भाग्य को कोई भी टाल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अपने खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है। तो अपने सत्य के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनियमित के लिए उचित वाक्य चुनिए, वाक्यांश चुनिए। तो अनियमित का अर्थ होता है जो नियमानुकूल ना हो, जो नियम के अनुकूल ना हो, वो अनियमित है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिस पर आक्रमण हो वो कहलाता है आक्रामक, आक्रांत कहलाता है, वो कहलाता है आक्रांत। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो जिस पर आक्रमण हो वो कहलाता है आक्रांत। आक्रमण करने वाला कौन क्या कहलाता है? आक्रामक कहलाता है। आत्मघाती का अर्थ होता है कि जो स्वयं के लिए हानिकारक हो, घातक हो, वो आत्मघाती कहलाता है। और आक्रमण का अर्थ होता है युद्ध करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए।
इसके साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।